हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चैप्टर 5 इंडियन पॉलिटिक आपके सामने है, जिसमें हम सिटीजनशिप की बात करेंगे बेटा। ठीक है, सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स तो बहुत हैं, बट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम हैं और कहें तो जीरो आते हैं आज की डेट में। बट क्योंकि इंडियन पॉलिटी का एक चैप्टर है तो हमें पढ़ना जरूर है। अब देखिए, पहले क्या हुआ, पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और उसके बाद प्रीएम्बल, फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर स्टेट। अब जब स्टेट बन जाएगा तो यहाँ कौन होंगे, सिटीजन्स। तो कैसे नागरिक आएंगे, उनकी नागरिकता किस तरीके की होगी, वो नागरिकता कैसे एक्सेप्ट करेंगे, अगर आपको सिटीजन मिलेंगे तो सिटीजन्स को कैसे हटाया जा सकता है, ये सारी बेसिक चीजें इसमें आएंगी। जैसे मॉडर्न स्टेट दुनिया भर के हैं, उस तरह इंडिया में भी दो चीजें हैं, एक सिटीजन होंगे, एक एलियंस होंगे। एलियंस जो नॉन इंडियंस होंगे उनकी बात की जाएगी। तो जो सिटीजन्स इंडिया के, उनको पूरी मेंबरशिप दी जाती है, उनको हर चीज दी जाती है, उनको पॉलिटिकल राइट भी मिलते हैं, सिविल राइट भी मिलते हैं, सोशल राइट भी मिलती हैं। ठीक है, जो अदर एंड में बात करते हैं तो जो सिविल और पॉलिटिकल राइट है वो एलियंस को नहीं दिए जाते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें कैटेगरी है, इसमें भी क्या है, जो एलियंस भी हैं उनको भी फ्रेंडली और एनिमी एलियंस में डिवाइड कर दिया गया है कि एक आपका दुश्मन राज्य का नागरिक होगा, एक आपके दोस्त राज्य का नागरिक होगा। तो जो फ्रेंडली एलियंस होंगे उनको तो आपने राइट्स दिए हैं, बट जो एनिमी एलियन होंगे उनको आपने आर्टिकल 22 ही नहीं दे रखा है। भाई, आपको प्रोटेक्शन का कोई अधिकार नहीं है, आपको अगर पुलिस पकड़ती है तो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में ले जाने के भी कोई अधिकार नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इनसे छीन ली जाती हैं। अब जब आर्टिकल्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पहली चीज बोली गई है कि सिटीजन्स को जब आर्टिकल दिए जाते हैं, आर्टिकल 15 दिया जाता है, 16 दिया जाता है, 19 दिया जाता है, 29, 30 दिया जाता है। इलेक्शन का अधिकार आपके पास है, मेंबरशिप पार्लियामेंट की ले सकते हैं, कोई भी ऑफिस ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और हाई पोस्ट पे जा सकते हैं, इंडियन सिटीजन को मिलते हैं। उसको छोड़कर जो आर्टिकल्स हैं 15, 16, 19, 29, 30, ये एलियंस को भी मिलते हैं। इनको पर जो एनिमी एलियंस होते हैं उनको आर्टिकल 22 नहीं दिया जाता। इंडियन सिटीजन्स को हर चीज मिलती है, उनके लिए सिटीजनशिप के लिए राइट्स हैं। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री में क्या है, यूएस में जो प्रेसिडेंट बनेगा वो वही बनेगा जो वहां पे उसके पेरेंट्स रहे, वहीं पे पैदा हुआ। हमारे यहाँ कोई भी सिटीजन हो, कोई भी सिटीजन इंडिया का अगर वो सिटीजन है तो हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट बन सकता है। यूएस की तरह हमने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना रखे कि वहां पर जो पैदा होगा बाय बर्थ वहीं का होगा, उसी को आप यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेने को कहोगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी इंडिविजुअल चाहे हमारे यहाँ कैसे भी उसने सिटीजनशिप गेन की हो, बस वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसके पास एक इंडियन वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, इंडिया के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आपके माँ बाप दोनों इंडियंस ही हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हमारे यहाँ जो भी इंडिया का सिटीजन है वो हमारी कंट्री के हाईएस्ट पोस्ट पे जा सकता है। तो एक बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है, एक बहुत अच्छा रूल है कि हम अपने यहाँ ये कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 5 से 11 है पार्ट 2 में, ये सिटीजनशिप के बारे में डील करते हैं। ठीक है, ये दिखाते हैं कि इंडिया में सिटीजनशिप कैसे होती है, जब कमेंसमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ उसके बाद क्या हुआ, सिटीजनशिप कैसे आई। यहाँ पर ना तो कोई परमानेंट और इलॉबरेट प्रोविजन इसके लिए रिगार्डेड है। देखिए, एक आ गया सिटीजनशिप जो है, इसके एक्ट्स आर्टिकल्स डाल दिए गए, पर आर्टिकल्स के बाद पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो सिटीजनशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। रीजन भी ये है कि बेटा सिटीजनशिप की चीजें चेंज हो सकती हैं, फ्यूचर में कुछ चीजें नई अनेक्स आएंगी, कुछ जाएंगी। तो आपको कभी फॉरेन सिटीजन्स के लिए भी देखना है, इंडियन ओरिजिन्स के लिए भी देखना है। तो ये सिटीजनशिप के जितने भी एक्ट्स हैं इन सबको इंडियन पार्लियामेंट खुद डिसाइड कर सकती है। तो लॉस ऑफ द सिटीजनशिप और ये सारी चीजें टाइम के टाइम चेंज होती रहती हैं। पार्लियामेंट को ये राइट दिए गए कि वो इस मैटर में अपने अधिकार बनाए और सिटीजनशिप को अपने अकॉर्डिंग फॉलो कराए। अब आर्टिकल 5 से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है, अ पर्सन who had his domicile in India and also fulfilled one of any of the three condition। पहला, वो इंडिया में पैदा हुआ हो, उसके माँ बाप में से कोई इंडिया में पैदा हुई हो, 5 साल हमारी कंट्री में रह चुका हो, तो वो हमारी कंट्री का सिटीजन बन सकता है। पहले क्या था, आप इंडिया में पैदा हुए आप सिटीजन होंगे, आपके माँ बाप में से कोई भी एक इंडिया में पैदा हुआ है तो आप इंडिया के सिटीजन गए, 5 साल रहने का मैंडेशन आपने फॉलो कर लिया तो आप इंडिया के सिटीजन बनोगे। 6 में क्या है, द पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बिकेम द इंडियन सिटीजन। जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हो जाएगा वो भी इंडियन सिटीजन बनेगा। बट इसमें माइग्रेशन जो है वो जुलाई
1948 से पहले हो जाना चाहिए, 19 जुलाई 1948 को, ठीक है, उस डेट से पहले माइग्रेट हो जाना चाहिए। और अगर वो उसके बाद माइग्रेट होता है, मतलब 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट होता है, तो उसको क्या होगा, उसको इंडिया के सिटीजन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बट एक पर्सन रजिस्टर तभी कर सकता है कि जब वो 6 महीने हमारी कंट्री में रह चुका हो। मतलब अगर वो पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो 6 महीने हमारे यहाँ रहने के बाद ही वो रजिस्ट्रेशन करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। आर्टिकल 7 कहता है कि भाई 1 मार्च 1947 को वो यहाँ जाते हैं और उसके बाद वहां रहने के बाद उनको लगता है कि वो वापस आते हैं, कहते हैं भाई पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगा, तो उनको भी 6 महीने का प्रीसीडिंग फॉलो करनी पड़ेगी और उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। तो पर्सन जो डोमिसाइल इंडिया का है, पर्सन जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ है, पर्सन जो पाकिस्तान गया पर इंडिया वापस आया, और एक पर्सन जो इंडियन रेजिडेंस का है पर बाहर रहता है, तो इन सबको हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। आर्टिकल 8 बोलता है एक पर्सन जिसके माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए और वो इंडिया से बाहर रह रहा है, तो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है, बस उसके लिए उसे रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, डिप्लोमेटिक काउंसिल या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के सामने, और ये कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के होने से पहले या बाद में कभी भी करे। इस प्रोविजन में ओवरसीज के लोगों को जोड़ा गया था जो इंडिया के सिटीजन अब बनना चाहते हैं। भाई जब हमारा देश फ्री हुआ तो कई सारे इंडियंस होंगे जो बहुत प्राउड फील करेंगे और वो चाहते होंगे कि हम इंडिया वापस जाएं, तो उनके लिए ऐसे एक्ट दिए गए थे कि अगर आप चाहते हैं तो आपके माँ बाप या आपके ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी इंडिया में थे और अगर आप इंडिया में आना चाहते हैं तो आपको वहाँ के जो कंसल्टेंट हैं या डिप्लोमेटिक काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर आपको कंट्री के रेजिडेंस के लिए रजिस्टर कराना पड़ेगा, और अगर वहां पे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर करा देते हैं तो आप इंडिया आ सकते हैं और आपको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इसके लिए, कोई भी पर्सन इंडिया में है ना, और या नो पर्सन शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि अगर कोई भी कंट्री में हमारे सिटीजन है जिसने अपनी मर्जी से बाहर की सिटीजनशिप ले ली है तो उसको इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। अ पर्सन हु is or is deemed to be citizen of India shall continue to be the citizen subject to the provision made by the law। भाई सिटीजनशिप के लिए लॉस कौन बनाता है? पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट कल चाहे तो ए पर्सन की सिटीजनशिप को खत्म करने के लिए वो न्यू रेगुलेशंस ला सकती है। जैसे आजकल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा था, है ना, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के लिए बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये सारे क्या है? क्योंकि पार्लियामेंट के पास इस चीज का अधिकार है, वो जिसको चाहे उसको सिटीजनशिप से बार्ड कर सकती है और हटा सकती है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो प्रोविजन बना दे कि किस तरह हम किसी की सिटीजनशिप टर्मिनेट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड मैटर को किस तरह रख सकते हैं। तो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर पार्लियामेंट ने एक चीज प्लान की थी, पार्लियामेंट ने ये देखा कि भाई हमारी कंट्री में कौन आ रहा है, वो किस तरह रेगुलेट करके हमारे यहाँ रहेगा, तो इसके पूरे प्रोविजन उन्होंने ऑलरेडी बना रखे हैं जिसको आज की डेट में ब्रेक करने की कोशिश नहीं की जा रही। पर जब इन्होंने देखा यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत सारे हैं, उन्होंने फेक आईडीज भी बना ली, कुछ बिना फेक आईडीज के भी रह रहे हैं। देखिए किसी भी कंट्री में इलीगल माइग्रेंट्स एक बहुत बड़ा इशू है, भले वो कनाडा हो, यूएसए हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो बेटा, वहां पर ये सारे इश्यूज हमेशा चलते हैं। तो इनको टैकल करने के लिए पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया है वो सिटीजनशिप को बदल सके। अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया था, इसमें कहा गया जब हमारा सिटीजनशिप कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट लाया गया जिसने ये कहा कि हमारे पास कॉमनवेल्थ की भी सिटीजनशिप है, बट इसे रिपेल्ड किया था हमने फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके थ्रू इसको हमने हटा दिया, उससे पहले ये चल रहा था। अब एक्विजिशन कैसे हो सकता है? बाय बर्थ। अगर कोई हमारे यहाँ पैदा हुआ है 1950 तक और उसके बाद 1 जुलाई तक वो सिटीजन इंडिया का था, वो अगर उसके पेरेंट्स में से किसी की भी नेशनैलिटी थी तो इसे हम दे सकते हैं। पर्सन अगर 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा होता है और उसमें से कोई भी पेरेंट्स यहाँ पे थे बाय बर्थ पे तो भी इसको हम इंडियन सिटीजन है तो भी हम इनको दे सकते हैं। अगर कोई बंदा 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है और उसके पेरेंट्स इंडिया में थे, एक भी उसके पेरेंट्स इंडिया में थे, तो उसको इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा, है ना, अपने बर्थ के टाइम पर, मतलब उसको भी हम सिटीजनशिप दे देंगे। द चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेन डिप्लोमेट, जो फॉरेन डिप्लोमेट हैं, ठीक है, पोस्टेड इन इंडिया। भाई जैसे मान लीजिए एक चाइना का बंदा हमारी कंट्री में पोस्टेड है तो इसको इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं मिलेगी क्योंकि ये डिप्लोमेट है। और याद रखिए जैसे डिप्लोमेसी है, इंडियन एम्बेसी है चाइना में, तो ये इंडिया का पार्ट माना जाएगा। ये चाइनीज एम्बेसी इंडिया में तो चाइना का पार्ट माना जाएगा, चाइना के रूल्स चलते हैं। तो कोई डिप्लोमेट एनिमी एलियन का बंदा इंडिया में आता है और वो पैदा करता है बच्चा, तो उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी बाय बर्थ, ये ध्यान रखिएगा।
इलीगल माइग्रेंट अगर इस टाइम पर हैं, ठीक है, तो सिटीजन्स अगर कोई हैं, उनके पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन थे उस टाइम पर, तो उनको हम इलीगल माइग्रेंट नहीं मानेंगे, वो हमारे यहाँ बर्थ में लीगल माना जाएगा। बट अगर कोई एलियन, एनिमी एलियन पर कंट्री का बंदा है, या कोई डिप्लोमेट है जिसके बच्चे यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, तो वो इंडियन सिटीजन नहीं बनेगा बाय डिसेंट। भैया आपके वंश के कोई भी बंदे 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 से पहले अगर कोई भी बंदा यहाँ पर था, फादर सिटीजन थे, तो उसको बर्थ के टाइम पर इंडिया की सिटीजनशिप दी जा सकती है। कोई बंदा बाहर पैदा हुआ दिसंबर 1992 के पास और उसको सिटीजन बनना है इंडिया का, तो उसके पेरेंट्स सिटीजन्स होने चाहिए, उनमें से एक के पास सिटीजनशिप होनी चाहिए इंडिया की, तो दिया जाएगा। दिसंबर 2004 से अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी द सिटीजन बाय डिसेंट, वो डिसेंट की तरह भारत का सिटीजन नहीं होगा until his birth unless his birth is not registered। जब तक उसको भाई 1992 तक जो था वो सारी चीजें सही है, पर 3 दिसंबर 2004 से चीजें इन्होंने बदल दी बेटा। इन्होंने अब क्या कहा कि आपके मॉम डैड कोई भी इंडियन सिटीजन हो आपके बर्थ के टाइम, जब वो बाहर चले गए तो आप सिटीजन ऑफ इस कंट्री के नहीं है, तो आपको अगर रजिस्टर्ड करा दिए गए, कंसल्टेंट को 1 साल की डेट दी जाती है बर्थ के बाद, अगर उसके अंदर आपने इंडियन सिटीजन के लिए रजिस्टर करा दिया तो आप इंडियन सिटीजन है, अदरवाइज आपको इंडियन की सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। ये अब नया रूल बना दिया गया था, तो ये ध्यान रखना है। बाय रजिस्ट्रेशन कोई भी बंदा अगर चाहता है तो एप्लीकेशन दे सकता है रजिस्टर करने के इंडिया में। अगर वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है तो उसको कुछ कैटेगरी फॉलो करनी पड़ती है। भैया वो इंडियन ओरिजिन है ना, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, 7 साल रह चुका है एप्लीकेशन देने से पहले, ठीक है, 7 ईयर उसे रहना पड़ेगा हमारे यहाँ। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, who is ordinarily resident in any country or place outside the undivided India। undivided India के अंदर वो कहीं पे भी रहता था, वो यहाँ पर एप्लीकेशन दे सकता है। पर्सन who is married to a citizen of India and is ordinarily resident of India for 7 years। 7 साल कोई बाहर से शादी करके लड़की आती है, 7 साल रहने के बाद वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर सकती है। पर्सन of full age and capacity who has been registered as overseas citizen or card holder for 5 years। कोई भी fully mature person है, overseas card holder है 5 साल के लिए, एंड ऑर्डिनरी 12 महीने हमारे यहाँ रह चुका है, तो वो इंडिया रजिस्ट्रेशन दे सकता है, मतलब इंडियन सिटीजन बन सकता है। ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर है वो, तो वो हमारे यहाँ आ सकता है और वो हमारे यहाँ सिटीजन बन सकता है। नेचुरलाइजेशन, ये ग्रांट सर्टिफिकेशन नेचुरलाइजेशन का होता है। जो इलीगल माइग्रेंट नहीं है वो कुछ चीजें कर सकते हैं, उसके थ्रू वो अपने सारे काम चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या है कि कोई भी कंट्री का सिटीजन जो यहाँ पर है वो यहाँ पे he is not the subject or the citizen of any country where citizen of India has prevented from becoming the citizen, ठीक है। तो पहली चीज। दूसरी, he is the citizen of any country, he undertakes or renounce the citizenship of the country in the event of his application Indian citizenship एक्सेप्ट कर ली जाएगी। भाई कोई भी सिटीजन किसी भी कंट्री का है और वह रिनाउंस करता है कि इस कंट्री की सिटीजनशिप लेना है, तो रेजिडेड इन द इंडिया और बीइंग सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो भी इसको दिया जाएगा। अगर वो इंडिया में रह रहा है या किसी गवर्नमेंट के, इंडिया की गवर्नमेंट की सर्विस में, उसका कैरेक्टर अच्छा है ना, एडिक्वेट लैंग्वेज की नॉलेज है उसको, जो इंग्लिश इन शेड्यूल 8, तो जो शेड्यूल में है उनमें से किसी भी लैंग्वेज की उसको अच्छी नॉलेज है ना। इसके बाद लॉस कैसे होता है, सिटीजनशिप बेटा आपकी जा कैसे सकती है। पहली, बाय रिनंसिएशन। कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो डिक्लेरेशन कर सकता है कि वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन जब वो करता है, ठीक है, तो वो अपॉन द रजिस्ट्रेशन दैट डिक्लेरेशन दैट पर्सन सीजेस टू बी द इंडियन सिटीजन, तो ये मना कर दे, अपना रजिस्ट्रेशन कहीं भी कराता है तो ये उस कंट्री के जाता है। और इसके बाद डिक्लेरेशन करते हैं ड्यूरिंग वॉर, अगर वॉर में इंडिया एंगेज्ड है और रजिस्ट्रेशन किसी का भी आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे विथहोल्ड कर सकती है। एक पर्सन रिनाउंस करता है कि वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहा है, तो एवरी माइनर चिल्ड्रन जो उसके साथ होगा वो भी ऑटोमेटिकली अपनी सिटीजनशिप खो देंगे। जो 18 से नीचे हैं उनकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली चली जाती है। पर जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो वो डिसाइड कर सकते हैं वो इंडियन सिटीजन बनना चाहते हैं कि नहीं। इसका इनको पूरा अधिकार दिया जाता है कि वो इंडियन सिटीजन दोबारा बनना चाहें तो वो बन सकते हैं। बाय टर्मिनेशन, भाई हमें देखना होता है सिटीजनशिप एक कंट्री की कैसे जाएगी, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। अगर आप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आपकी सिटीजनशिप परमानेंटली चली जाएगी, है ना। बट ड्यूरिंग वॉर, अगर वॉर में इंडिया इंगेज्ड है ना, हाउ डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग अ वॉर इन विच इंडिया इज इंगेज, अगर किसी कंट्री के साथ वॉर में है तो उस टाइम पे ये चीज नहीं होगी। डेप्रीवेशन, यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप में गवर्नमेंट देखती है
सिटीजनशिप अगर फ्रॉड से ली गई है तो हटा सकते हैं। डिसलॉयलिटी अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के लिए है तो आपको हटा सकते हैं। अनलॉफुल आपने कोई ट्रेड किया है, कम्युनिकेट किया है एनिमी से वॉर के टाइम पे तो हटा सकते हैं। 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन किया और उसको 2 साल से ऊपर कंट्री में जेल में डाला गया है तो उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। एक सिटीजन जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया का था और 7 साल लगातार रहा है ना, आउटसाइड इंडिया में था और वो 7 साल बाहर रह चुका है तो उसकी ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप हट जाएगी। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की बात करेंगे। सितंबर 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाई लेवल कमेटी बनी थी इंडिया डिप्रोसा की, जिसमें एल एम संघवी थे। इन्होंने इंडियन अमेंडमेंट एक्ट को ग्रांट दिया डुअल सिटीजनशिप का। इन्होंने कहा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीओआई सर्टेन स्पेसिफाइज कंट्रीज के थे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके थ्रू इन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन 2 पार्ट में बांट दिया गया। इनको सिटीजनशिप दी गई, डुअल सिटीजनशिप का ऑप्शन इन्हें दिया गया। वाईसी कार्ड होल्डर स्कीम जो थी 2 दिसंबर 2005 में स्टार्ट हुई। सिटीजनशिप में 2015 रिप्लेस हुआ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, तो उनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाने लगा। नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन होते हैं? जो ऑर्डिनरी आउटसाइड इंडिया रहते हैं और इंडिया का पासपोर्ट होता है, इनको एनआरआई बोलते हैं। पहली चीज। पीओआई क्या होते हैं? जो पर्सन है इंडियन नेशनल है और प्रेजेंटली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है तो इसके पास फॉरेन का पासपोर्ट है तो इसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं, पर इंडियन सिटीजन नहीं होता है। एक पर्सन वो जो रजिस्टर्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कार्ड होल्डर में है अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, मतलब इंडियन ओरिजिन का एक सिटीजनशिप कार्ड लेके बैठा है तो इसको भी हम यहाँ जोड़ते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं अगर सबके देखे जाएं? ऑल एंट्री लाइफ लॉन्ग आप इंडिया विजिट कर सकते हैं किसी भी पर्पज से, कोई स्पेशल परमिशन आपको लेनी नहीं है। जैसे आप एप्लीकेशन हेल्थ मिशन पोस्ट एफआरओ कंसर्न होता है, इसको देखना है, बस रिसर्च के लिए आप इंडिया में कभी भी आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विद फॉरेन रीजन रजिस्ट्रेशन ऑफिस और फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस, आपको ये इसमें एग्जम्पशन दे दिया जाता है ना। नॉन रेजिडेंट इंडियन जो हैं, ठीक है, और फैसिलिटीज अवेलेबल इन दम इकोनॉमिक फाइनेंशियल एजुकेशनल फील्ड, इन सब मैटर में एक्विजिशन उनको मिलता है। जैसे वो आ सकते हैं एग्रीकल्चर और प्लांटेशन के लिए प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। जो भी रजिस्टर्ड सिटीजन है इंडियन कार्ड होल्डर, उन्हें ट्रीट किया जाएगा एट पर नॉन रेजिडेंट इंडियन इन द मैटर ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्टेशन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस मैटर में इनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इनको कंसीडर किया जा सकता है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन है। अगर इंट्रा कंट्री एडॉप्शन इंडियन चिल्ड्रन का तो इन्हें देखा जाता है। रजिस्टर्ड ओवरसीज ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर शैल बी ट्रीटेड एट पार रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल इन द मैटर ऑफ टैरिफ इन एयर फेयर्स एंड डोमेस्टिक। ओवरसीज सिटीजन है तो इन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया देखा जाता है। जब ये इंडिया में आते हैं डोमेस्टिक सेक्टर में तो इनका एयर ट्रैफिक फेयर जो है इंडियन नेशनल की तरह ही लगाया जाता है। इसके बाद आप आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल 5 की बात हुई, 6 की बात हुई, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 की। पार्लियामेंट के पास राइट होते हैं कि वो कोई भी रेगुलेशन बना सकते हैं। सिटीजनशिप कैसे जाएगी, कैसे आएगी, तो ये सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिटीजनशिप के एक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आर्टिकल के बारे में नहीं देखना। बाकी आप देख लीजिएगा किस डेट में पाकिस्तान से कोई इंडिया आया है, कोई इंडिया से बाहर गया है ना। इंडियन ओवरसीज कार्ड होल्डर, इनसे भी रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाता। प्रवासी दिवस को छोड़कर और कुछ नहीं पूछा जाता। तो आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर को इजीली टैकल कर सकते हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई रीजन लगता है, कोई बात लगती है जिसके लिए आप इसे डिसलाइक करना चाहते हैं तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इंस्टाग्राम पे जाइए, मुझे फॉलो करिए और आप मुझे बताइए आपको क्या इश्यूज आए, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।